Hello everyone, I am Anurag Bajpayee from Axis Colleges. I am going to start a topic named KCL and its applications. जैसा कि आपको पता है किरचॉफ ने दो नियम दिए हुए थे, दो लॉ थे किरचॉफ के, एक तो किरचॉफ्स करंट लॉ था और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ था। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे KCL के बारे में, उसका कंसेप्ट क्या है, उसके एप्लीकेशंस कैसे हैं और किस प्रकार से हम लोग KCL के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर KCL का स्टेटमेंट पे जाने से पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहूँगा नोड के बारे में। यहाँ पर KCL जो अप्लाई किया जाता है वो नोड पर अप्लाई किया जाता है। तो नोड आखिर होता क्या है, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं नोड क्या है। ए नोड इज़ अ पॉइंट इन द नेटवर्क और सर्किट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर ज्वाइंड। यहाँ पर इस वर्ड पे आप ध्यान रखेंगे, टू और मोर, यानी कि ये स्टेटमेंट नोड की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा है कि नोड वह पॉइंट होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें सर्किट एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो सर्किट एलिमेंट्स यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस R1 है, एक R2 है, एक R3 है, एक यहाँ पर वोल्टेज सोर्स E1 लगा हुआ है और एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर E2 लगा हुआ है। ये सारे के सारे सर्किट एलिमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं नोड डिफाइन कैसे होता है। वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर ज्वाइंड, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स मीट करेंगे आकर, उसको हम लोग नोड बोलेंगे। अगर हम इस पॉइंट B को देखें तो इस पॉइंट B पर तीन सर्किट एलिमेंट ज्वाइन हो रहे हैं आके, यानी कि B जो है वो नोड का काम कर रहा है। दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर तीन एलिमेंट मीट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ये पॉइंट A को देखें तो यहाँ पर दो सर्किट एलिमेंट मीट कर रहे हैं, एक तो R1 और दूसरा वोल्टेज सोर्स E1। ये दोनों मीट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी हमारा नोड का काम करेगा। इसी प्रकार से अगर हम पॉइंट C की बात करें तो इस पॉइंट C पर ये दो एलिमेंट मीट कर रहे हैं, R2 और E2, तो ये भी हमारा नोड का काम करेगा। और इसी प्रकार से अगर हम D की बात करेंगे तो D पर एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट मीट कर रहे हैं। तो टोटल अगर हम यहाँ पर नोड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर चार नोड्स बन रहे हैं, A, B, C और D। इसके अलावा यहाँ पर नोड्स की डेफिनेशन ये होती है, इसके अलावा एक टर्म होता है जंक्शन। नोड और जंक्शन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि नोड वह पॉइंट होता है जो कि जहां पर दो या दो से ज़्यादा सर्किट ब्रांचेस मीट करती हैं आके, और जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर तीन या तीन से ज़्यादा सर्किट ब्रांचेस मीट करती हैं आके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। KCL के स्टेटमेंट की बात की जाए, सबसे पहले KCL के स्टेटमेंट के पहले मैं फिर से बता दूं, KCL जो अप्लाई किया जाता है वो हमेशा नोड पर अप्लाई किया जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि व्हाट इज़ द नोड। किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट एनी नोड पॉइंट और जंक्शन ऑफ अ सर्किट इज ज़ीरो। सपोज दैट हमारे पास एक नोड है, यहाँ पर इस नोड पर बहुत सारी करंट्स होंगी, I1, I2, I3 और ये I4। मान लेते हैं हमारे पास ये चार करंट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू KCL द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स शुड बी ज़ीरो। अब यहाँ पर इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी नोड पर दो तरह की करंट होती हैं, या तो वो इनकमिंग करंट होगी या तो आउटगोइंग करंट होगी। अगर कोई नोड है, उस नोड की तरफ करंट इस तरह से आ रही है, तो इस तरह की करंट को हम लोग बोलेंगे इनकमिंग करंट। और अगर किसी नोड से करंट बाहर की तरफ निकल रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग आउटगोइंग करंट। अभी प्रीवियस जो मैंने स्टेटमेंट दिया हुआ था, द सम ऑफ ऑल करंट शुड बी ज़ीरो, इसी स्टेटमेंट को दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है। दूसरी तरह से कैसे लिखा जा सकता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। ये एक नोड बना हुआ है,
इस नोड पर 6 सर्किट ब्रांचेस मीट कर रही हैं आके। अब यहाँ पर पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सी इनकमिंग करंट है और कौन सी आउटगोइंग करंट है। तो ये वाली करंट जो है ये नोड की तरफ आ रही है तो ये इनकमिंग करंट हो गई। ये वाली करंट भी नोड की तरफ आ रही है तो ये इनकमिंग करंट हो गई। ये वाली करंट नोड से बाहर जा रही है तो आउटगोइंग करंट हो गई। ये वाली करंट भी बाहर जा रही है तो आउटगोइंग। ये वाली करंट भी आउटगोइंग करंट है और ये वाली करंट भी नोड की तरफ जा रही है तो इनकमिंग करंट हो गई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इनकमिंग करंट्स कौन कौन सी हैं, एक तो I2 है, I1 है और I6 है, ये इनकमिंग करंट्स हैं। और अगर आउटगोइंग करंट्स की बात की जाए तो आउटगोइंग करंट्स यहाँ पर 3 हैं, I3, I4 और I5। तो हम क्या करेंगे, इनकमिंग करंट्स को अलग लिख लेंगे और आउटगोइंग करंट को अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पर I1, I2 और I6 ये तीनों इनकमिंग करंट हैं, ये तीनों इनकमिंग करंट्स हैं। तो इसको मैंने अलग लिख लिया इनका सम, और आउटगोइंग करंट का सम अलग लिख लिया, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द केसीएल स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केसीएल लगाने से पहले, केसीएल के न्यूमेरिकल को लगाने से पहले हम लोग कुछ कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। उन कन्वेंशंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। केसीएल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ग्राउंडिंग की, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज दैट हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, 10 वोल्ट का मान लेते हैं वोल्टेज सोर्स है। तो इसके दो टर्मिनल्स होंगे, एक टर्मिनल ए होगा और एक टर्मिनल बी होगा। इससे हमको जानकारी यहाँ पर यह मिलती है कि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होगा। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ए पॉइंट पर कितना वोल्टेज होगा और बी पॉइंट पर कितना वोल्टेज होगा। अगर यहाँ पर कोई मान ले ए पॉइंट पर वोल्टेज 20 वोल्ट है तो बी पॉइंट पे वोल्टेज 10 वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 10 होना चाहिए। हो सकता है कोई यहाँ पर 30 वोल्ट मान ले और यहाँ का वोल्टेज फिर 20 वोल्ट होगा, तब भी डिफरेंस जो होगा वो 10 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर हम श्योर नहीं हैं कि ए पॉइंट पर कितना वोल्टेज होगा और बी पॉइंट पर कितना वोल्टेज होगा। लेकिन अगर मैं इसी वोल्टेज सोर्स के एक टर्मिनल को ग्राउंड कर दूं, सपोज दैट इसके दो टर्मिनल्स ए और बी हैं और एक पॉइंट को अगर मैं ग्राउंड कर देता हूं, तो यहां पर ग्राउंड करने से फायदा ये हो जाएगा, यहां पर वोल्टेज 0 वोल्ट है तो डेफिनेटली ए पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो 10 वोल्ट होगा। दिस इज कॉल्ड द ग्राउंडिंग प्रॉपर्टी, और ये काफ़ी हेल्पफुल होती है केसीएल को लगाने पे। अगर हम सर्किट के एक पॉइंट को ग्राउंड कर देते हैं, उससे हम अदर पॉइंट के वोल्टेज डिफाइन कर सकते हैं ईजी वे में। तो यहाँ पर कन्वेंशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्वेंशन तो ये है कि अगर कोई एक रजिस्टर R लगा हुआ है और उसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है और इसके दो पॉइंट हैं A और B, तो अगर मुझे करंट की वैल्यू लिखनी होगी तो करंट की वैल्यू होगी I बराबर यहाँ का वोल्टेज अगर VA है और यहाँ का वोल्टेज VB है तो इसको हम लिखेंगे VA माइनस VB अपॉन R, क्योंकि यहाँ पर करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I बराबर VA माइनस VB अपॉन R। अगर यही सेम केस कुछ इस तरह से होता और करंट की डायरेक्शन हम ऐसी एज्यूम करते I और यहाँ का वोल्टेज VA होता और यहाँ का वोल्टेज VB होता, तो करंट की डायरेक्शन को हम इस तरह से लिख सकते थे, करंट की इक्वेशन को VB माइनस VA अपॉन R, क्योंकि अभी मैंने बताया करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाती है। तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा आपको किस तरह से कन्वेंशन को लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पर सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ है और साथ में एक कोई वोल्टेज सोर्स मान लेते हैं E लगा हुआ है, और यहाँ इस वाले पॉइंट को हमने ग्राउंड कर रखा है, मान लेते हैं 0 वोल्ट, और इस वाले पॉइंट का वोल्टेज मैं VA मान लेता हूँ। अब अगर आपको करंट I डिफाइन करनी है तो करंट I की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? अब आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट है तो डेफिनेटली यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो E होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो I की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं I बराबर VA माइनस E अपॉन R। अब अगर यही डायग्राम कुछ दूसरी तरह से बना होता, सपोज दैट बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स होती
और ये R होता और यहाँ का वोल्टेज VA होता, तब हम इक्वेशन कैसे लिखते? तो ये वाला वोल्टेज 0 वोल्ट हो गया। अगर ये वाला वोल्टेज 0 है तो इस वाले पॉइंट का वोल्टेज -E होगा, क्योंकि ये नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्टेड है। प्रीवियस केस में वो पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्टेड था। तो अब अगर हम I को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा VA माइनस E अपॉन R। तो ये हो जाएगा VA प्लस E अपॉन R। दिस इज द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आपको करंट फ्लो करानी है, और I बराबर V अपॉन R प्रॉपरली आपको अप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल उठाते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल को बताने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा। KCL या KVL कुछ भी लगाने से पहले आप करंट की डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं। करंट की डायरेक्शन मानने के लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कोई भी करंट डायरेक्शन मान सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना होगा कि हो सकता है एक पर्सन ने करंट की डायरेक्शन कुछ और मानी हो और एक ने कुछ और मानी हो, तो एक का आंसर पॉजिटिव आएगा और एक का आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के सेम रहेंगे। तो कैसे अप्लाई करना है KCL स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कौन सी करंट की डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 एम्पियर यहाँ पर दिया हुआ है, तो 5 एम्पियर की करंट की डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते। 5 एम्पियर को आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। 5 एम्पियर इस तरह से यहाँ पर फ्लो हो रही है। ये करंट 10 एम्पियर है, तो यहाँ पर इस तरह से ये 10 एम्पियर फ्लो होगी। अब जिस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो हो रही है, आप अपने मन से कोई भी डायरेक्शन में मान लीजिए। सबसे पहले डिफाइन करिए नोड्स। यहाँ पर नोड्स देखिए बने हुए हैं। एक नोड हमने मान लिया नोड नंबर 1 है, और दूसरा नोड यहाँ पर है नोड नंबर 2। मान लेते हैं यहाँ के जो वोल्टेजेस हैं वो V1 और V2 हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जिन ब्रांचों में करंट नहीं गिवन है उन ब्रांचेस में आप अपने मन से कोई भी करंट मान लीजिए। तो मान लेते हैं इस वाले नोड का वोल्टेज V1 है, इस वाले का V2 है, और यहाँ पर जो करंट जा रही है वो I1 है, इस वाली ब्रांच में करंट I2 है, और नीचे वाली ब्रांच में करंट जो है वो I3 है। यहाँ पर 10 एम्पियर ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पर 5 एम्पियर ऑलरेडी गिवन है। अब आपको क्या करना है, आपको नोड बनाना है। ये नोड नंबर 1 को आप अलग से बनाइए। ये नोड नंबर 1 है। इस वाले नोड पर देखिए एक करंट ऊपर से आ रही है 5 एम्पियर, एक करंट इससे अवे जा रही है I1, और एक करंट इस तरह से अवे जा रही है I2। सर्किट का नीचे वाला पार्ट को हमने ग्राउंड कर दिया है रेफरेंस के लिए 0 वोल्ट। इस पूरे पॉइंट का यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। अब अगर नोड नंबर 1 पर हम KCL लगाते हैं, KCL के अकॉर्डिंग सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को लगाएंगे तो इनकमिंग करंट यहाँ पर कौन कौन सी हैं, एक तो 5 एम्पियर नोड पर इनकमिंग करंट है, तो इसको 5 हम लोग लिख देंगे, और आउटगोइंग करंट यहाँ पर कौन कौन सी हैं, I2 और I1, तो I1 प्लस I2 यहाँ पर पुट कर देंगे। अब I1 की वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, अभी मैंने बताया था अपर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, V1 माइनस 0 अपॉन 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं V1 माइनस 0 अपॉन 2, प्लस I2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 अपॉन 4, V1 माइनस V2 अपॉन 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 2V1 प्लस V1 माइनस V2, ये 5 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 3V1 माइनस V2 is equal to 20. This is your equation number 1. अब अगर आपको V1 और V2 को सॉल्व करना है तो V1 V2 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगी, नोड नंबर 2 से मिलेगी। अगर मैं नोड नंबर 2 की बात करूँगा तो नोड नंबर 2 में क्या होगा, देख लीजिए। नोड नंबर 2 को मैं एज इट इज़ बना देता हूँ। यहाँ पर नोड नंबर 2 में 5 एम्पियर की करंट इस तरह से बाहर की तरफ जा रही है,
आउटगोइंग है 5 एम्पियर और यहाँ पर I3 करंट इस तरह से फ्लो हो रही है और 10 एम्पियर की करंट इनकमिंग है और यहाँ पर I2 करंट इस तरह से इंटर हो रही है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, नोड नंबर 2 पर KCL लगाएंगे। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट्स यहाँ पर कौन कौन सी हैं, एक तो 10 एम्पियर है और दूसरी क्या है I2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10 प्लस I2 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट यहाँ पर 5 एम्पियर है और I3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस I3। तो I2 की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। I2 की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, V1 माइनस V2 अपॉन 4। I2 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस V2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 इज प्लस I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 माइनस 0 अपॉन 6। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं V2 अपॉन 6। अगेन यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, V1 और V2 पे एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू निकल आएगी और इस तरह से हम लोग हर ब्रांच में करंट आसानी से निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन गिवन है, इसमें पहले से ही इन्होंने दो नोड को मार्क किया हुआ है, एक तो V1 है और दूसरा V2 है। एक ये V1 है और एक यहाँ पर V2, ये दो नोड पहले से इन्होंने डिफाइन कर दिए हैं। आपको V1 और V2 की वैल्यू को बताना है। तो सबसे पहले तो सर्किट के नीचे वाले पार्ट को हम ग्राउंड कर देंगे और यहाँ का वोल्टेज जो हो जाएगा वो 0 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले नोड ऑलरेडी मार्क्ड हैं। यहाँ पर करंट इन्होंने दिया हुआ है I फ्लो हो रही है, यहाँ पर करंट 2 एम्पियर है और ये करंट जो है वो 4 एम्पियर है। अब जिस ब्रांच में करंट नहीं दी हुई है उस ब्रांच में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर करंट जो है वो I1 फ्लो हो रही है और इस वाली ब्रांच में करंट I2 फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा नोड नंबर 1 है और ये नोड नंबर 2 है। नोड नंबर 1 को सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर नोड नंबर 1 पर 2 एम्पियर की करंट इंटर हो रही है और I1 करंट यहाँ से अवे जा रही है और ये स्मॉल I करंट भी अवे जा रही है। तो यहाँ पर नोड नंबर 1 पर अगर हम KCL लगाएंगे तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट यहाँ पर 2 है इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I प्लस I1। अब I को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन 15, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन 15 प्लस I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस 0, क्योंकि इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, ये वोल्टेज 0 वोल्ट होगा, V1 माइनस 0 अपॉन 10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे नोड नंबर 2 से। नोड नंबर 2 से अगर हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर नोड नंबर 2 को अगर डिफाइन किया जाए, ये नोड नंबर 2 है और यहाँ पर एक I करंट ऐसे इंटर कर रही है और 4 एम्पियर की करंट यहाँ से इंटर कर रही है और I2 करंट अवे जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम KCL लगाते हैं, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट यहाँ पर I है प्लस 4 है और आउटगोइंग करंट I2 है। I की वैल्यू को ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, V1 माइनस V2 अपॉन 15। तो V1 माइनस V2 अपॉन 15 प्लस 4 और I2 की वैल्यू हो जाएगी V2 माइनस 0 अपॉन 5। V2 माइनस 0 अपॉन 5, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इस तरह से हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके आसानी से सर्किट में कोई भी करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान रहे KCL लगाते समय ये जो कन्वेंशंस मैंने बताए हुए हैं, कन्वेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।